बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमारे शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने ख़त्म किया था जो लास्ट टॉपिक था हमारा, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है ना उसको हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे अपनी डिस्कशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के ऊपर। हमने कल बात की थी कपलिंग की और कोहिजन की, वहीं से अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ना कपलिंग और कोहिजन की बात की थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो इंट्रा कंपोनेंट रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे पास कोहिजन कहलाते हैं और जो इंटर कंपोनेंट रिलेशनशिप हैं वो हमारे पास कपलिंग कहलाते हैं। ठीक है। और एक डिज़ाइनर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मॉड्यूल्स की सूरत में सिस्टम को डिज़ाइन करता है और कोशिश उसकी ये होती है कि जो मॉड्यूल्स हैं ना उनके अंदर लूज़ कपलिंग और हाई कोहिजन होनी चाहिए। अगर लूज़ कपलिंग होगी तो इससे मुराद ये है कि जो जो आपके पास मॉड्यूल बन रहे हैं, जो एंटिटीज़ सॉफ्टवेयर की बन रही हैं, वो बहुत कम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। सारा डाटा और सारे फंक्शंस जो हैं वो उसी एंटिटी के अंदर ही मौजूद हैं जिनको उन्होंने एक्सेस करना होता है। बेसिकली ये है क्या, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन पढ़े ना, ये देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन में आता है कि इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल। ये एक मॉडल है जो ऑर्गेनाइज करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को। ये देखें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को किसके अगेंस्ट, डाटा और ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। यानी बेसिकली ये क्या करता है कि ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर हम फंक्शन की बात नहीं करते, डाटा की बात नहीं करते, बल्कि हम डाटा और ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी ये बेसिकली ये इजाद हुई थी प्रोग्रामर्स के इसी मसले के सॉल्यूशन के तौर के ऊपर कि जब वो बात करते थे फंक्शंस और डाटा की तो उनको ये वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। ये जो डायग्राम हमने कल भी डिस्कस की थी, ये वाली डायग्राम, कि एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस जो हैं वो डाटा को जो है ना वो एक्सेस करते हैं। अब ये डाटा जो था ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की सूरत में इन फंक्शंस को प्रोवाइड किया जाता था। जिस डाटा को सारे फंक्शंस ने एक्सेस करना होता था उन्हें ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया जाता था, और जिन फंक्शंस को जो है वो जिस डाटा को एक फंक्शन ने लोकली जो है वो एक्सेस करना होता था और वो ये चाहता था कि दूसरा फंक्शन इसको ना ले सके, उसे वो लोकली, ये जो लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स या डाटा था और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी, वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर इसी के अंदर मैं इमेजेस को तलाश करूं तो मुझे ज़रूर जो है ना वो वाला इमेज जो है ना वो मिल जाएगा। शायद इसके अंदर जो बहुत मशहूर है और डिटेल एंड डिटेल की बुक के अंदर जो है ना वो बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया। अब ये देखें, ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम है। अब इसके अंदर देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बड़े फीचर्स हैं उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक इनकैप्सुलेशन है, एक पॉलीमॉर्फिज्म है और एक इनहेरिटेंस है। और ये चार चीज़ें प्रोग्रामिंग यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की रिकमेंडेशंस पहले आई हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या मॉडल ऑफ प्रोग्रामिंग जो है ये बाद में बना है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है या प्रोग्रामिंग जो है ये फुली सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लेटेस्ट प्रिंसिपल्स को, जो बेस करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को एक रियल लाइफ एंटिटी की तरह डिज़ाइन करेंगे और हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस सॉफ्टवेयर एंटिटीज के ऊपर होगा जो लूजली कपल्ड होंगी और हाईली जो है ना वो कोहेसिव होंगी, जिनके अंदर कोहिजन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और जिनके अंदर कपलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इस बात की यकीनन आपको समझ आनी चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव हम कैसे करते हैं, मतलब इन लूज कपलिंग हाई कोहेसिवनेस को अचीव करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना उनमें आपके पास एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन आती है। अब एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बंदा भी कोर्स पढ़ता है ना
उस कोर्स के अंदर लाजमी तौर पे वो बंदा इस बात को पढ़ता है कि ऑब्जेक्टिव के हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इनकैप्सुलेशन क्या है। मेरे भी जो 304 के लेक्चर के पहले 3 लेक्चर है ना, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में इसको समझाया। ये देखें हम करते क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हम करते ये हैं कि हम बजाय इसके कि एक प्रोग्राम लिखें, हम फ़र्ज़ करें एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो बजाय हम स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाते हुए फंक्शंस लिखते जाएं और वेरिएबल्स लिखते जाएं, हम ये देखते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक टीचर के नाम का रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट के नाम का रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, और एक उसके अंदर क्लास के नाम का रियल। हम इस तरह रियल ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स को फिर हम मॉडल करते हैं। उनके लिए हम उसके एट्रीब्यूट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो बिहेवियर्स होते हैं उनको हम जो है ना वो इनकैप्सुलेट कर देते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास, इज अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एन एंटिटी बेस्ड अपॉन इट्स essential characteristics and ignore the inessential। यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम में एंटिटीज को मॉडल करो। अब एंटिटीज क्या हैं, हर वो काबिल शनाख्त और रियल लाइफ की आप कह लें ऑब्जेक्ट एक चीज है जिसकी कोई ना कोई शनाख्त मौजूद है। जैसे मैंने मिसाल दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो आप इसमें से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करें। आपने देखा पेशेंट है, डॉक्टर है, उसके अंदर मेडिसिन है, उसके अंदर लेबोरेटरी है, ये सारी चीजें आपकी एंटिटीज हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन करेंगे, कैसे भला, कि जी मेरे प्रोग्राम में मेरी इस मैनेजमेंट एप्लीकेशन में इतनी एंटिटीज हैं, वो एंटिटीज के अंदर हम डाइव इनटू एंटिटी जाएंगे, हर एंटिटी के अंदर क्या है, फ्लां फ्लां करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस सिस्टम के लिए जरूरी हैं। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो जाहिर है नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीजें वहां लिखी जाती हैं। लेकिन उसी पेशेंट बेसिकली तो पर्सनल डाटा उसका वहां लिखा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल हैं, बाकी उसकी इन इसेंशियल हैं। वही पर्सन जब यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेता है या टीचर बनता है या एम्प्लॉय बनता है तो उसके पर्सनल डाटा में से कुछ यानी किसी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स और हो जाती हैं और इन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो और हो जाती हैं। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है कि आप एंटिटीज के ऊपर काम करें, फोकस रखें अपना एंटिटीज के ऊपर, और उस एंटिटीज के अंदर फिर आप वो वाली रेलेवेंट करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें जो उस सिस्टम के लिए जरूरी है। मसलन मैं दोबारा मिसाल देता हूं, एक पर्सन का डाटा एलएमएस यूनिवर्सिटी एलएमएस के अंदर और एट्रीब्यूट्स हम कंसीडर करेंगे, वही पर्सन जब एज अ पेशेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में उसको हम मॉडल करेंगे तो वहां पर हम उसकी और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वहां पर रखेंगे। ठीक है ना, ये जो तमीज है, ये जो थिंकिंग और मॉडलिंग प्रोसेस है ना, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आल्सो हेल्प अस टू हैंडलिंग द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। एब्स्ट्रैक्शन के जरिए हम अपने सिस्टम को क्योंकि एंटिटीज की सूरत में देख रहे होते हैं तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो कम हो जाती है, उसके जरिए हैंडल हो जाती है, क्योंकि हम एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नोट नहीं कर रहे होते या उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे होते। उसके बाद आ जाओ दूसरी बात, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको हम ना मॉडल कैसे करते हैं, जब आप क्लास बनाते हैं या एंटिटी बनाते हैं तो ये रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का कि एक पेशेंट की जब आप क्लास लिखेंगे तो उस क्लास के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स होंगे उनको उसके अंदर हाइड कर देंगे आप, वो बाहर से एक्सेसिबल यानी दूसरी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। जब वो एक्सेसिबल ही नहीं होंगे तो आप खुद देख लें कि आपकी कपलिंग जो है वो कम होती चली जाएगी। हालांकि पेशेंट के डाटा की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को भी या दूसरों को भी, लेकिन वो डाटा उसके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। हम क्या करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, हम क्या हाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को जब आप देखेंगे ना तो उन प्रिंसिपल्स के अंदर ये चीज़ें सारी मेंशन है, ये इनकैप्सुलेशन।
डिफाइंड एज रैपिंग अप द डाटा, जो डाटा है उसको आपने बंद कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर। ये जो सिंगल यूनिट है ना, ये क्लास है बेसिकली, और उसको बाइंड कर दिया उसके जितने फंक्शंस के साथ जो उसके अंदर फंक्शंस। यानी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किसी न किसी डायग्राम में, ये अब आप इनकैप्सुलेशन है कि आपके पास कार की एक क्लास है, आपने उसका मॉडल, स्पीड, इंजन और स्पीड लिमिट, ये चारों करेक्टरिस्टिक्स लिख दी। और ये चारों करेक्टरिस्टिक्स को जिस जिस फंक्शन ने यूज करना है ना, वो फंक्शन भी इसी के अंदर लिख के इसको एक मॉडल बना दिया। ये आपका एक सिंगल यूनिट है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसे हम एक क्लास कहेंगे। समझ आई बात? ये क्लास है, ये एंटिटी है। अब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम दूसरों के साथ जो है ना वो यूज करेंगे। अगर हम इस तरह से अपने सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे हैं और इस तरह से हम इनको देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन कहलाएगी जी। अच्छा, इसको डिस्कस करते हुए ये भी आता है, इफ इन दिस केस वी यूज सेपरेट द कंसर्न्स, ये लफ्ज भी बड़ा आम है, सेपरेट द कंसर्न्स। ठीक है, ये क्या होता है कि जो एंटिटी होती है ना, उस एंटिटी और यूजर्स के दरमियान जो यानी जो क्लास होती है, इसमें हम यूजर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट कंसर्न्स को भी हम जो है ना वो देख रहे होते हैं कि जो चीजें किसी यूजर के कंसर्न्ड हैं वही उस एंटिटी में डाली जाएंगी, और जो उस यूजर के कंसर्न्ड नहीं है वो उस एंटिटी में नहीं डाली जाएंगी। बेसिकली ये क्लास के फीचर हैं। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जब आप किसी क्लास को देखेंगे ना, तो उस वक्त आपको पता चलेगा, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर इससे पहले पढ़ी होती है, आमतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाद में पढ़ाई जाती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले पढ़ाई जाती है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम क्लास बनाते थे, क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एक ही क्लास में रखते थे, और डाटा मेंबर्स को हम प्राइवेट बनाते थे कि वो बाहर एक्सेसिबल ना हो, और उसके जो मेंबर फंक्शंस होते थे जो सेटर, गेटर या दूसरे थे, उनको हम पब्लिक बनाते थे कि उनके जरिए हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, इस क्लास के डाटा मेंबर्स को या प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस करेंगे। ये जो तरीकाकार था, ये तरीकाकार असल में सॉफ्टवेयर डिजाइन के इन दो प्रिंसिपल्स के तहत था, जो आज हमें पता चल रहा है कि हम वहां पर लॉ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। हम वहां पर ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल था जिसे हम अडॉप्ट कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सुने क्या है? रेलेवेंट और इररेलेवेंट। वो कहता है जी, इंजीनियर्स ऑफ ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एब्स्ट्रैक्शन फॉर द मास्टरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को ये दूर, कंसीडर द फॉलोइंग। ये कोड है जी जो सिलेक्शन सार्ट का कोड है। ठीक है, सिलेक्शन सार्ट का जो एल्गोरिदम है उसको हम एक एरे देते हैं और उसके साथ ही हम उसका साइज बताते हैं, तो ये हमें रिटर्न करता है उसको सॉर्ट करने के बाद। आप देखें, एक लूप चली 0 से लेकर साइज -1 तक, उसके बाद मिनिमम वैल्यू को ये फाइंड करता है। ठीक है, आई को मिनिमम अलाट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, जे को आई से लेकर साइज तक चलाता है। हर लूप के अंदर वो जो एलिमेंट्स होता है उनके दरमियान कंपैरिजन करता है। अगर जिस यानी वो पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करता है। अगर पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो जो दूसरा बड़ा होता है ना, वो पहले वाले को असाइन कर देता है। और यहाँ पे आके फिर वो क्या करता है कि ये स्वैपिंग करता है कि जनाब जो जे वाला एलिमेंट था, चूंकि वो बड़ा है, पहले वाला छोटा है, तो उसको उसकी जगह लेके जाना है, उसको उसकी जगह। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। कॉमन प्रैक्टिस है ये, किसी भी किस्म का आप सेलेक्ट सॉर्टिंग का एल्गोरिदम यूज करेंगे कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, आपने ये एरे सॉर्टिंग के नाम से पढ़ा होगा। उसके अंदर हम वैल्यूज को स्वैप करते थे, याद है या नहीं याद? ठीक है, अब ये सिलेक्शन सॉर्ट है। इतने हिस्से में हम फाइंड कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू, इस हिस्से में हम क्या कर रहे हैं, हम स्वैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है? एब्स्ट्रैक्शन ये कहती है द फंक्शन कैन बी रीरिटन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, के इसके अंदर ना हम दो चीजों पे हमारा फोकस है, फाइंडिंग द मिनिमम एंड स्वैपिंग द एलिमेंट्स। ठीक है,
तो हम ये करते हैं कि हम स्वैप वाला जो पोर्शन है ना, इसको ना हम सेपरेट निकाल लेते हैं कि हम दो वैल्यूज दिया करेंगे, ये वाला इंट है और ये वाला इंट है, ठीक है। इसके अंदर एंड सिंबल यूज किया गया है क्योंकि हम रेफरेंस पास करेंगे, ये वैल्यू बाई रेफरेंस पास हो रहा है, ये भी प्रोग्रामिंग की एक टर्म होती है। अगर इंट एक्स लिखेंगे तो वैल्यू जाएगा, और अगर हम एट द रेट एक्स लिखेंगे तो एड्रेस ऑफ द एक्स जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस एरे के अंदर मौजूद जो है वो एलिमेंट जो है ना वो मेमोरी में स्वैप हो जाएंगे। अब ये वो कहते, अब देखें स्वैपिंग जो है ना ये एक से ज्यादा जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब आप सॉर्टिंग में यूज कर सकते हैं, आपको किसी और जगह भी वैल्यू को, तो आप उसने क्या कहा कि आप स्वैपिंग को इसमें से निकाल दो, स्वैपिंग को सेपरेट कर दिया। अब उसने ये स्वैपिंग का ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जब कभी इसे दो एरे के दो इंडेक्स पास किए जाएंगे, ये उन वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देगा, ठीक है। अब जरा देखें उसने नीचे कोड को रीराइट किया। अब उसने कोड को रीराइट किया कि इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू के लिए उसने ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर उसने क्या किया, उसने दो फंक्शन कॉल कर लिए, ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है और ये वाला जो मेंबर फंक्शन है ये अब जो है ना वो सॉर्टिंग करता है। अब इस कोड को समझना ज्यादा आसान है, समझ आ रही है कि जी लूप चल रही है, जीरो से पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाएगी और उसके बाद सॉरी मिनिमम इंडेक्स फाइंड किया जाएगा और उसके बाद उस इंडेक्स के साथ वैल्यू को जो है ना वो स्वैप कर दिया जाएगा। समझ आई या नहीं आई? कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई है या नहीं हुई? हुई है ना रिड्यूस। तो ये जो प्रैक्टिस है ना कि आप रेलेवेंट डिटेल पे काम करें, इररेलेवेंट या इन एसेंशियल को आप सॉर्ट आउट करते चले जाएं, बल्कि तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी इस तरह आप देखें, आप कह रहे थे कि कोडिंग के हवाले से, तो कोडिंग आपको उसी सूरत समझ आ सकती है जब आपको वाकईतन कोड आता है लिखा हुआ, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, उसमें ये सारी बातें हैं जी। ओके हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि प्रीवियसली जो प्रोग्रामिंग थी वो, अच्छा, अब होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिफरेंस जो है ना ये इसके स्कोप में नहीं आता डिस्कशन के ना जी। तो फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो डिफरेंस है ये मैं ऑलरेडी जो है ना वो आपको बता चुका हूँ कि जो फंक्शन ओरिएंटेड है ये बात करता था, फंक्शंस के रेलेवेंट था। हमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, याद करें ज़रा सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग आपने की होगी अपनी प्रीवियस क्लास में, कि हम फंक्शंस लिखते थे और फंक्शंस के अंदर हम हैंडल करते थे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को, ठीक है। हम अपने फंक्शन के तहत अपने डाटा को लोकल या ग्लोबल डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम डाटा को तो इग्नोर कर देते हैं, हमारी जो सारी डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम है वो फंक्शन के अराउंड होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि फलां जो डाटा है ना इसके ऊपर फलां फलां फंक्शन ने काम करना है, हम उस डाटा मेंबर को और उस फंक्शन को उठाते हैं और उसको एक क्लास के अंदर रख देते हैं। अब जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर सारे डाटा मेंबर्स भी मौजूद होते हैं और सारे मेंबर फंक्शन जो उन डाटा मेंबर्स पे काम करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। लोकल और ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से वैसे ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो जब वो खत्म हो जाता है तो ये जरा नीचे वाली डायग्राम देखें। अब ये डायग्राम क्या कह रही है कि ये आपके फंक्शंस हैं और ये आपका डाटा। फर्ज करें इसी डाटा की हम बात करते हैं, इस इसको अगर आप देखें तो इसका हम नाम रख लेते हैं, ये फंक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये फंक्शन, इसका मतलब है ये चारों फंक्शन ना इस डाटा मेंबर को यूज कर रहे हैं, इस डायग्राम में जरा देखें आप, ठीक है। अब इस इन फंक्शंस को नहीं पता कि हम, इस फंक्शन को नहीं पता कि ये भी इसे यूज कर रहा है। फंक्शंस में क्या होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन के अंदर तो नहीं लिखा होता कि इस ग्लोबल वेरिएबल को कौन कौन यूज कर रहा है, वो तो सिंपली उस प्रोग्राम में ये ग्लोबल है, ग्लोबल को यूज करता है, ठीक है। अब वो जब उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा था, एट द सेम टाइम कोई और फंक्शन भी उसे कॉल करता है या उसे यूज करने की कोशिश करता है, तो वहां पर वो उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करता है, दूसरे ने उस वेरिएबल को होल्ड किया होता है, तो वहां पे जो है ना वो रेस कंडीशंस जो है ना वो जनरेट होती हैं। ये पुरानी एक प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने पढ़ी होगी।
तो वहां पर बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली जब डाटा को, यानी यहां पर क्या सिचुएशन पैदा हो रही है कि एक डाटा को साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती थी जिसमें रेस कंडीशंस थी। एक और प्रॉब्लम थी, उसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है। उसमें क्या होता था कि वैल्यूज जो है ना वो, मसलन ये आया, इस फंक्शन ने इसकी वैल्यू को अपडेट किया और उससे अपडेट करने से जरा पहले इसने इसकी वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक है, इसको ना बैंकिंग फंक्शन समझें आप। ये एटीएम मशीन के अंदर फंक्शन चल रहा है, ये बैंक के अकाउंट की ब्रांच में चल रहा है और ये बैलेंस है आपका। ये जो मतलब फर्ज करें इस फंक्शन ने आके बैलेंस को अपडेट किया, ये फंक्शन अभी एटीएम ट्रांजैक्शन जैसे ही शुरू हुई ना तो इसने यहां से इसका बैलेंस उठाया तो ये बैलेंस लेके चला गया। अभी ये प्रोसेस कर रहा था कि पीछे से ये बैलेंस जो है ना ये अपडेट हो गया। समझ आई बात की या नहीं आई? तो क्या होगा, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। ये खास किस्म की ऑपरेटिंग ये प्रॉब्लम है एक, इसका नाम मेरा ख्याल है कि रेस कंडीशन ही इसको कहते हैं जहां तक मेरे ज़हन में है, या कुछ और नाम था इस प्रॉब्लम का। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या बना था? इसका सोल्यूशन ये बना था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ने इस मसले को ही खत्म कर दिया। उसने रेलेवेंट डाटा को और फंक्शनैलिटी को इकट्ठा करके एक क्लास में जो है ना वो बंद कर दिया। ठीक है, अब उसमें हेंस इन द केस ऑफ चेंज, अगर चेंज आती थी, इफेक्टेड कंपोनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। तो हम पता चल जाता था कि ये जो चेंज है ना ये लोकली चेंज है। तो इस तरह ये ना एक कॉन्सेप्ट है पूरा बेसिकली। ये जो थ्योरी है फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये इसी तरह ही समझी जा सकती है कि हम जो है ना वो पहले लोकल, ग्लोबल और फंक्शन अलहदा, वेरिएबल अलहदा, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमें रूल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में की मदद से हमें एक प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा पैराडाइम मुहैया किया जिसके ज़रिए हम एंटिटीज़ की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं और एक क्लास में सारा रेलेवेंट डाटा और उस डाटा को मैनिपुलेट करने वाले सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। ठीक, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं और अगर उस ऑब्जेक्ट का डाटा किसी और को चाहिए होता है तो वो फिर मैसेज पासिंग के जरिए जो है ना, जो क्लास के आपस में ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, उसके जरिए जो है ना उनको हैंडल किया जाता है। ठीक है ना, ये जैसे उसने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं हमारे पास ना, 1 2 3, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अब। ठीक हो गया, और ये अपने अपने इंटरफेस के जरिए एक दूसरे के साथ जो है ना वो कनेक्ट है। ये पैरा आपने जरूर पढ़ना है, बड़ा काम का पैरा है, वैसे तो मैंने समझा दिया लेकिन फिर भी इसको आपने रीड आउट जरूर करना है। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली अब इस वाई के अंदर ना ये सारी गुफ्तगू है जो मैंने आज आपके सामने की है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। दो वजूहात हैं इसकी मेन। नंबर वन तो यह है कि जो फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी ना उसमें हम ऑब्जेक्ट्स का या एंटिटी का या क्लास का तो नाम ही नहीं ना लेते थे। उसमें तो हम नाम लेते थे कि जी बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है तो हम सोचते थे जी अच्छा कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन से वेरिएबल होंगे, इनपुट स्टेटमेंट क्या होगी, लूपिंग क्या होगी और ये क्या होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो पहला पहला काम ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे और रियल लाइफ एंटिटीज पे बेस करता है। और इसी के लिए हम इसको वाई का सबसे पहला आंसर है कि इट वर्क्स ऑन रियल लाइफ प्लेयर्स एंड प्रोसेसेस इनसाइड द कंप्यूटर। जो हकीकी दुनिया में हो रहा है उसको वो इनसाइड द कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। अगर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तहत तो आपको उस सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में टीचर का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लास का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। जो आम जिंदगी में है वही मॉडल होके कंप्यूटर की शक्ल में बन के, क्लासेस की शक्ल में बन के वो आपको वहां पर मिलेंगे। समझ आई बात की या नहीं आई? ठीक है, तो ये यानी रीज़न है, लेकिन फिर भी हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम जो है ना वो बात करेंगे। चूँकि ये बेशक पेजेस कम हैं, मटेरियल थोड़ा है,
लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, फंक्शन ओरिएंटेड का। बात तो ये डेढ़ लाइन की है, एब्स्ट्रैक्शन डेढ़ लाइन में समझाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मकसद हमारा ये है कि ये रूट है, ये कंप्यूटर साइंस में जिस बंदे को प्रोग्रामिंग की समझ आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की समझ आ जाए, तो उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में सही तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन भी किया जा सकता है और उसको समझा भी जा सकता है, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर डिजाइन बड़ा अहम है, ये बात याद रखना, ठीक है। हर प्रोग्राम काम कर रहा होता है, लेकिन एक अच्छा डिजाइन जो होता है वो एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, ठीक है ना। एक डिजाइनर जो है वो एक एप्लीकेशन 10 लाख लाइनों की लिखता है, ठीक है। और वही डिजाइन दूसरा कोई डिजाइनर है, वही एप्लीकेशन जो है वो 5 लाख लाइनों की लिखता है, तो किसका कोड अच्छा होगा जी? जिसका जिसका लाइन ऑफ कोड ही जिसका 5 लाख कम है, समझ आ रही है ना। तो आप जरा कंपाइलर को देख लें और रिसोर्सेज को देख लें, एक काम हम 10 लाइनों से कर रहे हैं और एक काम जो है वो हम 5 लाइनों, ये बेटर डिजाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। कहते हैं कि किसी किसी माहिर बंदे से अगर हम घर का नक्शा बनवाएं ना, तो वो 5 मरले जगह को 7 मरले के बराबर कर देता है, ठीक है। और अगर वो नक्शा प्रॉपरली किसी इंजीनियर से ना बनवाया जाए तो 5 मरले जगह होती है, लेकिन उसको इस तरह बना दिया जाता है कि वो 3 मरले नजर आती है। तो ये बेसिकली डिजाइन है। इसलिए सॉफ्टवेयर डिजाइन को समझने के लिए आजकल जो डिजाइनिंग चल रही है, पहले होता था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के नाम का सब्जेक्ट, अब वो तकरीबन खत्म हो गया है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के तहत सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, इसमें जो पहली ब्रांच है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, कि जी रिक्वायरमेंट्स को इतना अच्छे तरीके से एलिसिट करो, इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको लो कि जनाब गलत रिक्वायरमेंट आने का तुक ही ना बने, ना गलत आएगी, ना गलत डिज़ाइन होगी, ना गलत इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। और जब आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, तो फिर उसके डिज़ाइन पे फोकस करो। हमारे यहाँ तो यहाँ रिवाज ही कोई नहीं है ना, हम तो यहाँ प्रोग्राम उठाते हैं, उठा के तो लिखना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं जब कोडिंग करता हूँ तो मेरी कोडिंग जो होती है ना वो बहुत लेस कोडिंग होती है, यानी मेरा लिखा हुआ कोड और किसी दूसरे बंदे के लिखे हुए कोड में प्रॉब्लम सेम सॉल्व हो रही होती है, लेकिन मेरा कोड उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि फैंसी भी होता है और रीडेबल भी होता है और मेंटेनेबल भी होता है। अच्छा कोड लिखा होगा, अच्छा डिज़ाइन बनाया होगा, तो सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है वो मेंटेनेबिलिटी मिलता है, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली समझ लें, तो फिर हमें आसानी होगी जी, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।